तब यहान कफका एक सपना देख रहा होता है जिसमें वो और मीना भाग रहे होते हैं और तभी शहर पर एक काइजू अटैक कर देता है जिससे मीना बहुत डर जाती है, लेकिन कफका उससे वादा करता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसी वक्त डिफेंस फोर्स वाहन आ जाती है और काइजू के हमले से कफका के आसपास धुआं छा जाता है। इसी वजह से मीना खो जाती है। तब कफका नोटिस करता है कि उस डिफेंस फोर्स ने घेर लिया है और मीना उससे काइजू नंबर 8 बुला रही है। ये सब देखकर उसका सपना एक खौफनाक नाइटमेयर में बदल जाता है और जैसे ही डिफेंस फोर्स उस पर हमला करती है कफका अपना कंट्रोल खो देता है और एक बड़े काइजू में बदलकर शहर को तबाह करने लगता है। इसी दौरान उसकी नींद टूट जाती है और हम देखते हैं कि वो अभी भी डिफेंस फोर्स के हेलीकॉप्टर में ही है। फिर दिखाया जाता है 3rd डिवीजन का बेस जो काइजू नंबर 10 के हमले से पूरी तरह तबाह हो चुका होता है और जिसे दबाने के लिए सार्जेंट वेट किया जा रहा होता है। मीना उस जगह को देखने चली जाती है और शोशिरो भी उससे मिलने के लिए वहां आ जाता है। वहां हमें कॉन्फर्मेशन मिलता है कि कफका की जान बख्श दी गई है और इस डिसीजन को लिए हुए 5 दिन गुजर चुके होते हैं पर अभी भी यूज हेडक्वार्टर्स में रखा गया है और किसी को भी यह नहीं मालूम कि आगे क्या होने वाला है। इस पूरी जगह को ठीक करने में अभी बहुत वक्त लगने वाला है क्योंकि उस बड़े हमले ने सच में अनेक चीजें तबाह कर दी थी। आज हमारी यूनिट के सभी मेंबर्स को नई यूनिट में ट्रांसफर किया जा रहा है। सही कहा, सभी लोग बहुत तेजी से अपनी अपनी जगह पर पहुंच गए। तब यहाँ हम देखते हैं कोरुहाशी और इचिकावा एक यूनिट के लिए मिला होता है गरी पर। इचिकावा अभी भी काम को लेकर बहुत परेशान होता है जिस वजह से कोरुहाशी उसका मूड ठीक करने के लिए एक जगह फिर रुक जाता है और इचिकावा को अपनी फोटो खिंचवा कर मजा लेने लगता है। लेकिन उसने मेरा मैसेज अब तक नहीं देखा। पता नहीं उस बुढ़े आदमी का क्या होगा और उसने जो भी किया है उसके बाद तो शायद वो डिफेंस फोर्स का हिस्सा बन भी पाया या नहीं। तभी फुरहाशी इस बारे में पूछने लगता है। जब कफका पहली बार काइजू में बढ़ला था तब उसने मुझसे ये पूछा था कि आगे उसका क्या होगा और क्या वो काइजू बनने के बाद भी डिफेंस फोर्स ज्वाइन कर पाएगा। ये सुनकर फुरहाशी मुस्कुराने लगता है और कहता है कि कफका को कोई रोक नहीं सकता क्योंकि अगर मैं उसकी जगह होता तो 1 साल सिर्फ शौक में ही निकाल देता। इसी वजह से मुझे भरोसा है कि कफका किसी भी हाल में वापस आएगा। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों 4th डिवीजन के बेस पर जा रहे होते हैं और इचिकावा यह तय करता है कि कफका को बचाने के लिए वो और भी ज्यादा शक्तिशाली बनेगा। उसके बाद हमें डिफेंस फोर्स का हेडक्वार्टर्स दिखाया जाता है जहां कोई सबके मैसेजेस पढ़ रही होती है और वो डिसाइड करती है कि उस भी और ताकतवर बनना होगा ताकि जरूरत पड़ने पर वो कफका को रोक सके। तब उसे मिलाने के लिए 1st डिवीजन का कैप्टन इशी आ जाता है क्योंकि यूजे 1st डिवीजन में भेज दिया गया होता है और इशी यूजे 1st डिवीजन के कैप्टन जैन के पास ले जाने लगता है। वहीं से वो देखने लगता है कि आगे क्या होने वाला है। किकोरू सोचता है 1st डिवीजन सबसे ज्यादा पावरफुल डिवीजन होता है और जब मैं अमेरिका में थी तभी ये सबसे ज्यादा फेमस था, तो इसका मतलब ये बहुत अच्छी जगह है जहां मैं अपने स्किल्स की प्रैक्टिस कर सकती हूँ। तो मैं सबसे ताकतवर की टीम से सबको मैं सीख रही हूँ। तभी इसाओ किकोरू को गेन से मिलने के लिए दरवाजा खुल जाता है। गेन अपनी गेम में बिजी होता है जिसकी वजह से किकोरू को कुछ समझ नहीं आता। तब इशी एक जोर का किक मारकर गेन का गेमिंग सेटअप तोड़ देता है जिससे गेन गुस्सा करने लगता है। मैंने तुमसे कहा था ना ये 2 बजे आ रही है तो अपना रूम साफ रखना, तुमने कहा था, लेकिन ये मेरी मर्जी है कि मैं तुम्हारी बात मानूं या ना मानूं। यह सुनकर ऋषि फिर से एक किक मार देता है और कहता है तुम तो बस लेजी हो, सफाई नहीं कर रहे। ये भी मेरी मर्जी है कि मैं अपना कमरा कैसे साफ करूं और वैसे भी तुम ही हो जिसके वजह से इस रूम की कंडीशन खराब है, तो आखिर में तुम ही सफाई क्यों नहीं कर देते। तब ऋषि गेन को उठाकर ले जाता है और अपने सबॉर्डिनेट से कहता है कि गेन से सफाई करवाई जाए। गेन इस बात पर माना करने लगता है। फिर ऋषि गेन को किकोरू से मिलाने ले जाता है। किकोरू गेन को देखकर पहले तो शॉक हो जाती है, उस पर बिल्कुल भी रिस्पेक्ट फील नहीं होता, लेकिन तभी उसे याद आता है कि ये वही बेवकूफ इंसान है जो 1st डिवीजन का कैप्टन है। ये सोचकर वो उसे सल्यूट करते हुए अपना इंट्रोडक्शन देती है। तभी वहां काइजू के अटैक का अलार्म बजने लगता है। गेन सबको तैयार होने के लिए कहता है और किकोरू से भी बोलता है कि वो उसके साथ चले ताकि वो लड़ाई को देखकर सीख सके। फिर हमें सीन दिखाया जाता है 15 मिनट पहले का, जहां पसमुन के आसपास कुछ लोग काइजू को निकलते हुए देख लेते हैं और इसके बाद डिफेंस फोर्स को भी इस बारे में खबर मिल जाती है। रिजल्ट ये होता है कि 1st डिवीजन को काइजू से लड़ने के लिए भेज दिया जाता है और साथ ही जापान के क्राउन फोर्सेस भी काइजू से लड़ाई में जुट जाते हैं। फिर सभी लोगों को काइजू का अलर्ट मिल जाता है और तुरंत सभी अपने अपने शेल्टर की तरफ निकल जाते हैं। वहां सारे हथियार काइजू पर लॉक कर दिए जाते हैं और मिसाइल्स छोड़ी जाती हैं ताकि यूजे सिटी से दूर रखा जा सके। लेकिन काइजू अपनी हिफाजत के लिए एक बिल्डिंग उड़ा देता है और वहीं से भागने की कोशिश करने लगता है। तब सबको समझ आ जाता है कि काइजू ने अपनी डायरेक्शन बदल ली है। इस वजह से गेन भी अपनी टीम को स्ट्रेटेजी बदलने के लिए कहता है और नया अटैक शुरू करने का ऑर्डर देता है। फिर से सभी लोग काइजू पर हमला कर देते हैं। इस दौरान हेलीकॉप्टर में बैठे हुए किकोरू सब कुछ देख रही होती है और सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रही होती है। किकोरू सोचता है ये तो सच में बहुत कमाल की बात है, इन लोगों ने काइजू की मूवमेंट पर पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया है। ये सब कुछ इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि 1st डिवीजन के सारे मेंबर्स अपने कॉम्बैट का 40% से भी ज्यादा पावर यूज कर रहे हैं, जिसमें सबको पता चल रहा है कि ये एवरेज लीडर से भी स्ट्रांग है। गेन कहता है मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, बस एक ही चीज देखना चाहता हूँ, अपनी असली अनस्टॉपेबल पावर मुझे दिखाओ। उसके बाद गेन हेलीकॉप्टर से
जंप मार देता है, अपने हथियार निकालकर सीधा कैजू के अंदर घुसा देता है, वहां से फायर करता है और कैजू को अंदर से चीर कर उसका कोर निकाल देता है। ये देखकर किकोरू बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। थोड़ी देर बाद गैन अपने मिशन के रिपोर्ट्स देख रहा होता है, जहां सबसे बड़ी तस्वीर मीना की लगी होती है और वो ट्रेंडिंग हो रहा होता है, जिस वजह से गेन छेड़ने लगता है और किकोरू ये सब करते हुए देख रहा होता है। तभी किकोरू सोचता है, मुझे यकीन नहीं होता, जापान की सबसे ताकतवर ऑनलाइन पर अपना नाम ढूंढ रहा होता है। तभी गेन के मोबाइल पर कॉल आता है। किकोरू बोलता है, आपके फोन की रिंग बज रही है। लेकिन तभी गैन बोलता है, यह ईसाओ की कॉल होगी, मीटिंग के लिए बुला रहा है, क्योंकि वो ईसाओ और ईशी के साथ मीटिंग में जाना नहीं चाहता। लेकिन ईशी आकर उसे एक जबरदस्त किक मार देता है और कहता है, चलो हमें अब जाना होगा। यहाँ कफका अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो ईसाओ को अपनी वर्थ कैसे प्रूव करे। तब वापस एक टीम उसे लेने आ जाती है और सब लोग डायरेक्ट ऑफिस की तरफ निकाल जाते हैं और वहीं पर फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन दिखाई देता है। तब ईसाओ कहता है, कफका, मैं तुमसे फर्स्ट डिवीजन में ट्रेनिंग करवा रहा हूँ। अब सबसे शक्तिशाली काइजू और सबसे मजबूत एंटी काइजू फोर्स एक साथ काम करेगी ताकि हम एक ऐसी डिवीजन बना सकें जो हर सिचुएशन का सामना करने के लिए तैयार हो। अगला मिशन तुम्हारे लिए एक मौका होगा अपनी वर्ड साबित करने का, ताकि सभी तुम्हें एक्सेप्ट कर सकें। लेकिन अगर तुम ऐसा करने में फेल रही तो डिफेंस फोर्स में तुम्हारी जगह नहीं होगी। ये सुनकर गैन कहता है, मुझे ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया, स्ट्रॉन्गेस्ट डिवीजन में सिर्फ मैं ही कफका हूँ। और फिर वहां से निकालने लगता है। ईसाओ तुरंत उसे रोक देता है और कहता है, रुको, गेन काइजू नंबर 9 इंसानों में बदल सकता है और काइजू नंबर 10 ने जानबूझकर डिफेंस फोर्स पर अटैक किया था। ये साबित करता है कि काइजू इवॉल्व हो रहे हैं। अगर हम हमेशा ये सोचते रहेंगे कि सब कुछ हम अकेला हैंडल कर लेंगे तो एक दिन काइजू हम पर ही भरी पड़ेंगे, इसीलिए हमें भी बदलना होगा। इनसे कहता है, अगर तुम्हें अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं है तो इस सिचुएशन का सबसे इफेक्टिव सोल्यूशन ये होगा कि तुम कफका नंबर 8 को मेरे लिए एक प्रॉपर वेपन बना दो। तब कफका सामने आकर कहता है, माफ करना कैप्टन जैन, लेकिन मैं अभी मर नहीं सकता, क्योंकि मुझे उनके लिए जीना है जो मुझ पर विश्वास करते हैं और एक ऐसा वादा पूरा करना है जो मैंने अपने एक दोस्त से किया था। इसीलिए मैं कफका आपकी डिवीजन ज्वाइन कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारी पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है और न ही तुम्हारी सिचुएशन में। तुम बस मुझसे अपनी स्ट्रेंथ की असलियत देखना चाहते हो। अपनी असली रजे दिखाओ और याद रखना, अगर अगली बार तुमने अपना कंट्रोल खोया तो मैं तुम्हें वहीं खत्म कर दूंगा और तुम्हारी लिकन से अपना एक नया सूट बनवा लूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि शुशिरो मीना को कफका और बाकी सब के बारे में बता रहा होता है। यह सुनकर मीना शुशिरो को लेकर ट्रेनिंग के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ किकोरू अपनी माँ से मिलती है और अपनी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू करती है। ईसाओ फिर एक ऐसी लैब फैसिलिटी में चला जाता है जहाँ रिसर्चर्स काइजूस पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं।